सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे, हो सकता है गजा का सौदा, अब्राहम अकॉर्ड्स के बदले रोकी जा सकती है जंग। मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इस्राएली मिनिस्टर ने दी नाच गाने की कानूनी इजाजत। 3.5 महीने बाद गजा पहुंची पहली मेडिकल एड, उधर इसराइल ने 2 दिन के लिए रोका राशन। यूएई से गजा पहुंची मदद, सऊदी अरब ने भी दिए $30 मिलियन। आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल की थी पूरी प्लानिंग, इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कैसे मौके से चूक गए। ईरान ने हिम्मत दिखाकर माना, हमलों में हुआ भारी नुकसान, उधर इस्राइल छुपा रहा अपने नुकसान, मीडिया खोल रही पोल। और तुर्की में एयर डिफेंस तो सीरिया में उभरती दहशतगर्दी को लेकर बढ़ गई टेंशन, उधर लेबनान पर लगातार बढ़ रहे इस्राएली हमले, माहौल फिर हो सकता है खराब। दोस्तों, सबसे पहले एक अपडेट। लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के बदले गजा पर बमबारी रोकने की तैयारी हो रही है। मैं जो कह रहा हूं उसे नोट कर लीजिएगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर हो सकता है तो मैं सबसे पहले आपको इस मुतालिक खबर दे रहा हूं। मैं जितना खबरों को पढ़ रहा हूं उससे मुझे यही अंदाज़ा लग रहा है। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू गजा पर फायरिंग रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया और सीरिया जैसे मुल्क खुलेआम अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाएं, यानी इसराइल को तस्लीम कर लें और उससे रिश्ते वसी कर लें। मतलब यह है कि अमेरिका इन मुस्लिम ममालिक के लोगों से फिर कहेगा कि हमने गजा पर बमबारी रोक दी है, बदले में तुम्हारे हुक्मरानों ने इसराइल को कबूल कर लिया है, अब तुम अपने अपने कायदे से उन पर फ़ख्र करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। हालांकि हकीकत यह है कि सऊदी अरब और कुछ दूसरे मुस्लिम ममालिक, इनकी इसराइल से नज़दीकियां तो पहले ही बढ़ रही थीं, 7 अक्टूबर 2023 से बहुत पहले। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले का इंसिडेंट आ गया। इसके बाद फ़लस्तीन की हिमायत में एक माहौल बन गया, जिसने इन सब को आगे बढ़ने से रोका और अब्राहम अकॉर्ड्स ये साइन न कर पाए। अब इस बमबारी को रोकने की एक सियासी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। ये बमबारी अगर रुक गई तो इसको एक सियासी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे, पॉलिटिकल सक्सेस। कौन? ये सब अरब ममालिक, अमेरिका भी करेगा, ताकि आवाम को यकीन दिलाया जा सके अरब ममालिक की कि हमें गजा को बचाने के लिए मजबूरी में सौदा ये डील करनी पड़ी इसराइल से। लेकिन अगर जंग रुक भी गई तो गजा का मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ का निज़ाम किसके हाथों में जाएगा? फिलहाल ये बस चर्चाएं हैं, अब इनकी कोई अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन ऐसी खबरों को मैं तब दरकिनार भी नहीं कर सकता जब गजा में सीज़ फायर और अब्राहम अकॉर्ड्स का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ रहा हो और वो कल 26 जून के अखबारों की जीनत रही हो ये दोनों खबरें, तब इसे क्या नज़रअंदाज किया जा सकता है? सऊदी अरब हो या कोई मुल्क हो, खबर खबर है। अगर ये गजा की डील है तो फिर गजा का फ्यूचर क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या गजा की सीज़ फायर की डील होने जा रही है या फिर पूरे गजा की डील होने जा रही है? ये सवाल का जवाब चाहिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। अल-अक्सा मस्जिद में अब यहूदी नारेबाजी और रक्स यानी कि डांस की खुली छूट मिल गई है। जुमे के दिन मैं आपको बुरी खबर सुना रहा हूँ। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने मकबूजा मशरकी यरूशलेम में, यानी कि जो कब्जे वाला वेस्ट जेरूसलम है, अल-कुद्स है, वहाँ मौजूद अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में कंपाउंड में यहूदी सेटलर्स को नाचने गाने की इजाज़त देती है। इसराइली चैनल 7 की रिपोर्ट के मुताबिक सालों बाद पहली बार यहूदी सेटलर्स को मुक़द्दस जगह पर खुलेआम नारे लगाने और नाचने की इजाज़त दी गई है। अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड दो अलग चीज़ें। कंपाउंड के अंदर मस्जिद एक कोने में है। बेन-ग्विर, जो कि एक खुद यहूदी सेटलर है और फर्जी यहूदी पावर पार्टी का सरबराह है, वो इसराइल की पुलिस का जिम्मेदार भी है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, और वही खुद कानून और यूएन चार्टर को ताक पर रखकर, अपनी बपौती मानकर मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में बेहुदा नाच गाना करने की इजाज़त दे रहा है। इससे सिवाय माहौल ख़राब होने के और कुछ नहीं होगा। बेन-ग्विर के फैसले के बाद अब जेरूसलम के पुलिस कमिश्नर कोबी शब्ताई ने रिपोर्टेडली कथित तौर पर यह हुक्म दिया है कि यहूदी इबादत और गाने बजाने पर कोई रोक ना लगाई जाए मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में। मस्जिद अल-अक्सा में नहीं, कंपाउंड जो पूरा आता है, जिसके अंदर गुंबद सखरा और बाकी सारी चीज़ें हैं, तारीख़ी मकामात हैं, वो सब, अल-बुराक वॉल जो है, वो सब आते हैं।
3 हफ्ते पहले बेन गुइन ने अपने दफ्तर में यहूदी ग्रुप से मुलाकात की थी जो अल-अक्सा में यहूदी मौजूदगी को बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं। इस मीटिंग में बेन गुइन ने कहा था कि मेरी पॉलिसी ये है कि पूरे अहाते में गाने बजाने की इजाज़त होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर इस्राएली हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला एक गुनाह, एक क्राइम है। ये क्राइम है। यूएन के चार्टर के हिसाब से पूरी दुनिया से इस खबर पर आज मजम्मत आने वाली है, जो खबर मैं पहले आपको दे रहा हूँ। यह कदम यकीनन मुसलमानों के लिए अल-अक्सा की मुक़द्दस हैसियत पर सीधा हमला माना जा रहा है और आने वाले दिनों में टेंशन और बढ़ सकती है। लिख लीजिएगा अगर ये फैसला वापस ना हुआ। अब मैं कुछ और जल्दी आपको खबरें दिए देता हूँ। यूरोपीय यूनियन ने गजा के सीज़ फायर का फ़ौरन मुतालबा किया है और कहा है कि फ़ौरन जितने होस्टेजेस हैं इजराइल के छोड़ दिए जाएं और जंग बंद की जाए। ये कह दीजिए कि जंग बंद कर दी जाए और इजराइल के होस्टेजेस छोड़ दिए जाएं। पहली शर्त अगर होस्टेजेस को छोड़ने की होगी तो मामला वहीं रहेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट गजा के हैं वो इस बात को लेकर इनसिक्योर भी हैं, अनश्योर भी हैं कि क्या होस्टेजेस छोड़ने के बाद जंग रुक जाएगी, क्या कर लेगा ईयू। और इन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने पर कोई फैसला नहीं लिया। उसे रिव्यू करने के लिए बुलाई थी ये मीटिंग। 27 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन में, 25 साल पुराने ताल्लुकात हैं इनके। इनका एक ग्रुप बना हुआ है ईयू और इसराइल का, उसे रद्द नहीं किया। इसराइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया, इसराइल के ऊपर कोई सख्त तनकीद नहीं की। हाँ, बस इतना कहा कि गजा में जंग बंद होनी चाहिए, उसके लिए पहली शर्त है होस्टेजेस रिलीज हो जाएं। सर आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएन का जो सेहत का इदारा है वो, WHO ने पहली मेडिकल एड गजा में डिलीवर कर दी है। ये अच्छी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये 2 मार्च के बाद से, आज 27 है, आप समझ लीजिए कि लगभग ये मार्च, अप्रैल, मई 2 महीने 25 दिन के लगभग कमोबेश 3 महीने के बाद ये पहली मर्तबा है कि कोई एड, मेडिकल एड गजा के अंदर पहुंची 2.5 महीने बाद। दवाइयाँ, ज़रूरी चीज़ें। और इसमें पता है सर क्या गया है? कुल 9 ट्रक लोड गए हैं। और ये खुद WHO का चीफ कह रहा है कि ड्रॉप इन द ओशन, ये एक ओशन में एक बूंद के बराबर है, एक महासागर में एक बूंद के बराबर है जो मदद आई है, सिर्फ 9 ट्रक लोड्स। और इसमें भी बड़े बड़े कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटर्स के साथ आए हैं, क्योंकि पता है इसमें क्या आया है? इसमें आया है प्लाज्मा और ब्लड यूनिट्स। जो लोग वहाँ रोज़ ज़ख्मी हो रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके लिए, किसी के लिए बीमारियों में चढ़ने के लिए प्लाज्मा आया है, किसी के लिए ब्लड यूनिट्स आई हों, किसी के लिए बहुत सी दवाइयाँ। खाने राशन नहीं आए। खाने राशन की मैं आपकी बात अगर करूं, और ये कहा गया जब ये आई है मेडिकल एड तो कोई लूट पाट नहीं हुई, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, ये पहुंच गई। Israel halts aid, official says, as Gazan clans deny Hamas is stealing it. इसराइल ने 2 दिन के लिए राशन रोक दिया गजा का, कहा कि वो हमास वहाँ लूटमार कर रहा है और हमें वो निज़ाम थोड़ा ठीक करना है, 2 दिन के लिए रोक दो। क्योंकि उसने वो जो है बेजलेल स्मोट्रिच, उसने कहा था हमास लूट रहा है, आप नहीं रोकोगे तो हम सरकार छोड़ देंगे। इन्होंने वो कर दिया, हमने कल आपको बताया था। अब जो वहाँ के कबायली नेता हैं, लीडर हैं गजा के, उन कबाइल ने कहा है कि आप जिन नकाब पोशों को हमास का लीडर कह रहे हैं वो हमास के फाइटर्स नहीं हैं, वो हमारे लोग हैं जो इस एड की हिफाजत कर रहे हैं ट्रक्स पर, ताकि लूट मार ना हो जाए। तो कबाइल गजा के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आप जो मदद रोक रहे हो, ये इल्ज़ाम लगा कि ये गलत है। उधर वेस्ट बैंक से हुकूमत करने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ये कहा है कि कई ट्रक, सेवरल एड ट्रक्स, मदद के ट्रक्स जो हैं वो नॉर्थ गजा के वेयर हाउस में जुमेरात को पहुंच गए हैं। वेयर हाउस में पहुंचे हैं, गजा के लोगों के हाथ में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो तो फिर वो GHF बांटेगी, जो उनकी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाई है गजा में राशन बांटने के लिए। तो ये वेयर हाउसेस में पहुंच गए हैं और इसराइली अखबार इसे ऐसे कह रहा है कि देखिए रिपोर्ट ये है कि हमने मदद रोक दी है। ये तो वेयर हाउस में पहुंचना लोगों के हाथ में पहुंचना नहीं होता बाबा, गोदाम में पहुंच गया। गोदाम से गिरधारी के घर तक पहुंचना अलग चीज़ है। अब वहाँ कोई गिरधारी तो नहीं रहता, गुलफाम गुलशाद तो रहते ही होंगे। तो ये वाली बात है। और इसको लेकर PA जो है
उनकी स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है महमूद अब्बास वाली, उन्होंने 2 फोटोज़ भी शेयर किए हैं कि ये मदद नॉर्दर्न गज़ा के वेयर हाउसेज़ में पहुंची। अच्छा, इन्होंने कुछ लोगों को फ़ोटोज़ के साथ दिखा दिया कि कुछ लोगों को मदद भी मिल रही है। हालांकि ये बताया गया है कि हाँ, इन पर जो बॉक्सेस पर है वो यूएई के निशान हैं, यानी ये मदद यूएई के ताउन से आई है। ह्यूमैनिटेरियन एड रीचेस गज़ा नॉर्थ वेयर, ठीक है, ऑन गोइंग इजरायली ब्लॉकेड, ठीक है। ये बताया गया है कि यूएई ने इस मदद को भेजा है और उनकी मदद से ये यहाँ पर रिलीफ जो है वो पहुँची है। इसके अलावा एक हेडलाइन अशरक अल अवसद की है कि सऊदी अरब ने $30 मिलियन प्रोवाइड करवाए हैं फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए, लेकिन ये गज़ा की मदद के लिए नहीं है, बल्कि ये फ़िलिस्तीन में जो लोग ख़ास तौर से अस्पतालों में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे इधर या उधर, उनकी तनख्वाहों के लिए हैं, कुछ मेडिकल सप्लाईज़ के लिए हैं, कुछ दवाओं के लिए हैं, और कुछ सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें हैं जो रुकी पड़ी हैं। ये उनकी मदद के लिए $30 मिलियन की मदद दी गई है और पिछले कुछ सालों में ये बताया गया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर चुका है सऊदी अरब फ़िलिस्तीन के लिए। $5.3 बिलियन पिछले कुछ सालों में, $5.3 बिलियन सऊदी अरब मदद के तौर पर फ़िलिस्तीन को पिछले कुछ सालों में दे चुका है। ये खबर बतानी ज़रूरी थी सर। अब आते हैं ईरान की खबरों पर। सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनी साहब इसराइल के निशाने पर थे, उन्हें मारने की बातें हो रही थी, लेकिन उनके कत्ल का पूरा मंसूबा भी बन गया था। ये खुद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कबूल रहा है, इसराइल काट्स, और उसने कहा कि बस एक मौके से हम चूक गए, खामेनी वक्त से पहले अंडरग्राउंड हो गए। जैसे ही हमने बात की वो अंडरग्राउंड हो गए, अगर वो अंडरग्राउंड नहीं होते, ज़मीन पर कहीं होते, तो हम उन्हें मार देते। ये बात इसराइल काट्स ने कबूली है। सोचिए कितने ख़तरनाक इरादे थे इन लोगों के। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से ईरानियों का जज्बा दिखता है कि डैमेज यूनिट ऑफ ईरान साउथ पार्स रिफाइनरी बैक ऑपरेटिंग। ईरान की नूर न्यूज़ ने बताया है कि एक रिफाइनरी जिस पर सबसे शुरुआत में अटैक हुआ था ईरान की, जो साउथ पार्स रिफाइनरी है, वहाँ पर जो एक यूनिट डैमेज हो गई थी इसराइली बमबारी में, वो फिर से चालू हो गई है। वहाँ से जो उसका काम था रिफाइनरी का रिफाइन करना, वो सारा चालू हो गया। ये कितने जज्बे की बात है। 2 दिन पहले सीज़ फायर, 3 दिन पहले हुआ और फिर से यूनिट चालू हो गई। ये दिखाता है कि जज्बा होना चाहिए तो फिर कोई मुश्किलें नहीं होती। हो सकता है इसे डैमेज कम हुआ हो, क्योंकि किसी यूनिट को इतनी जल्दी ठीक करना भी काम मतलब बस की बात नहीं होती है, आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जुझारूपन है। ईरान ने ये माना है कि इसराइल के साथ जंग में उसका भारी नुकसान हुआ है, सीरियस डैमेज हुआ है, बैरन की खबर है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने जुमेरात की रात ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जो हमला हुआ इस 12 दिन की जंग में, उसे सीरियस डैमेज बताया है। और उन्होंने कहा है कि अब हम और अंदाजे लगा रहे हैं और आंकड़े जुटा रहे हैं ताकि पता चल सके कितना नुकसान हुआ है, लेकिन डैमेज तो सीरियस हुआ है। असेसमेंट अभी जारी है और ये सब कुछ उन्होंने ईरान की स्टेट टीवी आयरिब को दिए इंटरव्यू में बताया है। तो ईरान तो हिम्मत से कबूल रहा है हमारा कितना नुकसान हुआ। और इसराइल, ईरान स्ट्राइक्स, देखिए या वो न्यूज़ AFP की न्यूज़ है, ईरान स्ट्राइक्स डैमेज हार्ड टू एसेस अंडर इसराइली मिलिट्री सेंसरशिप, कि ईरान की मिसाइलों से कितना नुकसान हुआ है ये बहुत मुश्किल है ये पता करना, क्योंकि इसराइली मीडिया पर सेंसरशिप है इसराइल की हुकूमत और IDF की तरफ से, कि आप बता ही नहीं सकते कि कितना नुकसान है। वो तो इमारतें वो आ गई जो छुप नहीं सकती थी, लेकिन जो मिलिट्री अड्डों पर जाकर स्ट्राइक्स हुई हैं, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, मिलिट्री अड्डों पर जाकर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनके बारे में नुकसान लगाना मुश्किल है। मैं चैनल 12 उनका रात देख रहा था और ट्रांसलेट में देख रहा था, तो वहाँ उनका एंकर खुद इसराइली कह रहा है कि भैया नुकसान मिलिट्री अड्डों पर हुआ है, लेकिन हमारे कैमरे वहाँ जा नहीं सकते। 50 मिसाइलें दागी गई इस आर्टिकल के मुताबिक 12 दिन में, 50 मिसाइलें हिट हुई हैं, ये खुद कहा जा रहा है AFP की तरफ से। 50 मिसाइलें इसराइल में हिट हुई हैं 12 दिन की जंग में, और कहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ है लेकिन ये छुपाया जा रहा है। और जब से इसराइल पैदा हुआ था 1948 में, इससे ज़ईफ़ तो हमारे मोहल्ले में 2-4 लोग रहते हैं 1948 से पहले के। खैर 1948 से पहले, 1948 में जब इसराइल पैदा हुआ, इसराइल नाम का कोई मुल्क पहली बार वजूद में आया, तब उससे पहले से ये सेंसरशिप लागू है। इसराइल एक बन गया था, लेकिन वो उसे मुल्क डिक्लेयर नहीं किया था, ब्रिटिश के अंडर में था।
तब ब्रिटिश के ज़माने में भी ये सेंसरशिप चल रही थी कि भाई नुकसान नहीं बताना है, और तब भी नुकसान हो रहे होंगे क्योंकि कबाइल लड़ रहे थे। रजब तैयब एर्दोगान बड़े फिक्रमंद हैं, कह रहे हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इनफ नहीं है, ये हमें नहीं बचा सकता दुश्मन की मिसाइलों से। अब हमें जो है कुछ इससे आगे बढ़कर करना होगा, और इसीलिए हम अपने स्टील डोम पर काम कर रहे हैं ताकि हमें एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस मिल सके दुश्मन की मिसाइलों से। और ये सब कुछ उनका जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो करंट सिनेरियो है या ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, जो अभी हालिया जंग के हमने देखे हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम इसराइलियों का, और वहाँ तो थार्ड भी था अमेरिका का, वो सब फेल हो गया। ईरान की मिसाइलें रोक नहीं पाए, तो ईरान ना हम पे बरसाए, कोई भी बरसा दे, मिसाइलें रुकेंगी नहीं, ये सब बेकार हो गए। मिसाइलें एडवांस हो गई तो हमें भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होगा। दमिश्क में, सीरिया में इस वक्त बड़ी घबराहट है। अभी 4 दिन पहले एक चर्च में खुदकुश हमला हुआ था, और हमलावरों ने, मतलब वो दहशतगर्द तंजीम के थे, उन्होंने कई लोगों को जो है वो शहीद कर दिया था। वो सब चर्च में प्रेयर के लिए मौजूद थे। सराया अंसार अल सुन्ना नाम के एक ग्रुप है, एक अनजान सा ग्रुप, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन माना ये जा रहा है कि ISIS की एक्टिविटी सीरिया में बढ़ रही है। इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो यही पाया कि अलग अलग सोच के ये मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं, और ये सीरिया के अहमद अल-शरा की हुकूमत के लिए बेहद ख़तरा है। वो इस हुकूमत को पलटना चाहते हैं, कहीं वो नाराज़ हैं और कहीं जो है उनके जुल्म का, उनके आर्मी का शिकार भी हैं, इसलिए वो बदला भी लेना चाहते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। और लेबनान में फिर से मैं आपको बता दूं कि इस्राएली स्ट्राइक्स में कल 2 और लोग मारे गए हैं। एक बंदा जो था बुलडोज़र पे था और दूसरा बाइक पे था। दोनों को ड्रोन से स्ट्राइक करके मार दिया गया, और बताया गया, इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि ये हिज़्बुल्लाह की रदवान फोर्स के कमांडर थे, जबकि लेबनान की तरफ से कहा गया ये आम लोग हैं। वहाँ एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, लोग परेशान हैं, रोज़ ड्रोन उनके ऊपर घूमते हैं, एयर स्ट्राइक्स बॉर्डर पर होती हैं, फ़ौजियों की दखल अंदाजी फिर से बढ़ गई है। लग रहा है कि लेबनान में फिर से टेंशन खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।